Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Medicinal Chemistry Unit 1, lecture number 11. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट और हम ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो इसी के अंदर हमने फेज 1 की रिएक्शंस दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर ली थी। अब इसी में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे किसके बारे में, ड्रग की फेज 2 टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में। फेज 2 की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर ग्रुप्स के साथ कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी में स्टार्ट करते हैं सेकेंड फेज 2 रिएक्शंस। तो देखो, जो फेज सेकंड की रिएक्शंस होती है ना, वो मेनली फेज 1 के बाद में प्रोसीड होती है। यानी कि जो फेज 1 से हमको मेटाबोलाइट मिलते हैं उनको फर्दर और ज़्यादा पोलर और वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके अंदर एक पोलर या आयनाइजिंग जो मॉइटीज होती हैं उनको ऐड किया जाता है और इसी को बोलते हैं फेज सेकंड की रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि द मेटाबोलाइट्स फॉर्म्ड इन द फेज 1 आर converted to more polar and water soluble product by attaching a polar and ionizable moiety such as glucuronic acid, sulfate conjugation, glycine conjugation and glutamic acid। क्या बोल रहे हैं कि जो फेज 1 के जो मेटाबोलाइट्स यहाँ पर बने हैं उनको और ज़्यादा पोलर और वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें एक पोलर या आयनाइजेबल मोइटीज को ऐड किया जाता है, जैसे कि ग्लूक्रोनिक एसिड, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन और ग्लूटामिक एसिड को ऐड किया जाता है ताकि और ज़्यादा यहाँ पर वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट मिल सकें। थर्स द रिजल्टिंग कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट आर रिलेटिवली वाटर सॉल्युबल। तो इस तरीके से जो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में वाटर सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं इस वजह से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट और इस तरीके की रिएक्शंस को बोला जाता है कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर आती है मेजरली आपकी 5 टाइप की रिएक्शंस, जिसके अंदर फर्स्ट है आपकी ग्लूक्रोनिक एसिड। ग्लूक्रोनिक एसिड में क्या होगा, एक ग्रुप होगा दैट इज ग्लूक्रोनिक एसिड, ये कॉन्जुगेट करेगा, इसलिए इसको ग्लूक्रोनिक एसिड कॉन्जुगेशन रिएक्शंस बोला जाता है। तो फर्स्ट हो गया आपकी ग्लूक्रोनिक एसिड कि कॉन्जुगेशन विद द ग्लूक्रोनिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन एंड द एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोयूरोनिक एसिड इज यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड। कि जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है उसके अंदर जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड होता है उसके साथ कॉन्जुगेशन रिएक्शन देखने को मिलती है और यहाँ पर ग्लूकोयूरोनिक एसिड की जो एक्टिव फॉर्म है जो पार्टिसिपेट करती है कॉन्जुगेशन रिएक्शन में वो क्या है, यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करके एक्टिवेट होती है। ठीक है, और मोस्टली इसमें जो आते हैं इस क्लास के अंदर वो होते हैं आपके फिनोलिक्स एंड एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल। फिनोलिक मतलब जिनमें फिनोल है, बेंजीन के ऊपर OH है वो फिनोल। ठीक है, और एल्कोहलिक जिसमें OH ग्रुप है या हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो इस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव फॉर्म यूडीपी ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ जब ये एल्कोहलिक या फिनोलिक ग्रुप यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरीज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ये H और इसका OH आपस में मिलकर के क्या बना लेता है, RO ग्लूक्रोनाइड प्लस यूडीपी यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर फिनोल की बात करें तो यहाँ पर ये फिनोल प्लस O, फिनोल के साथ अटैच है O जो कि ग्लूक्रोनाइड के साथ मिलता है और यूडीपी यहाँ पर अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ग्लूक्रोनिक एसिड की रिएक्शंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ड्रग्स लाइक मोर्फिन, एसिटोमिनोफेन, क्लोरमफेनिकोल एंड प्रोप्रेनिनोल अंडरगोज मेटाबॉलिज्म बाय ग्लूकोरोनिडेशन। ठीक है, कि यहाँ पर जो मेनली जो ड्रग्स हैं जो कि इस तरीके की ग्लूकोरोनिडेशन रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं वो ड्रग्स हैं मोर्फिन, एसिटोमिनोफेन, क्लोरमफेनिकोल, प्रोप्रेनिनोल एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ पर किसके साथ बाइंड होगी, ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ। रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोयूरिनेशन। ठीक है,
नेक्स्ट है सेकेंड ग्लाइसीन। यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन है? ग्लाइसीन। तो ग्लाइसीन जुड़ेगा और ग्लाइसीन कॉन्जुगेशन रिएक्शन इनको बोला जाएगा कि मेनी एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल एसिड्स फॉर्म कॉन्जुगेट विद द ग्लाइसीन सच एज बेंजोइक एसिड कॉन्जुगेट विद द ग्लाइसीन टू फॉर्म एन हिप्यूरिक एसिड। कि कई सारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो कि ग्लाइसीन के साथ कॉन्जुगेट में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इनके अंदर एक बेंजीन होगा, एरोमेटिक बोल दिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होगा यानी कि बेंजोइक एसिड होगा जो ग्लाइसीन के साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब बेंजोइक एसिड ग्लाइसीन के साथ कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ पर हिप्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ठीक है, तो जैसे ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, जिसमें बेंजीन प्लस ओइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड बन गया। अब इसके साथ ग्लाइसीन यहाँ पर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसमें क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड, ये ग्लाइसीन, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये OH और ये H, ठीक है, H2O निकल गया और यहाँ से जाकर के ये नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो ये COO, फिर ये NH और फिर ये CH2COOH, तो ये बन गया आपका हिप्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला है कि बेंजोइक एसिड ग्लाइसीन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? हिप्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से हिप्यूरिक एसिड बन जाएगा और वाटर आपका अलग से एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? फोर्थ होता है आपकी ग्लूटामीन। ग्लूटामीन की बात करें तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड्स होंगे जो कि आपस में जुड़ेंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और ग्लूटामिक कॉन्जुगेट बनाएंगे। तो क्या कह रहे हैं ग्लूटामीन के बारे में कि ग्लूटामीन कॉन्जुगेशन अकर्स मेनली विथ फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड के साथ देखने को मिलता है टू फॉर्म फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन, ताकि क्या बना सके? फिनाइल एसिटाइल और ग्लूटामीन जुड़ गया तो ग्लूटामीन बना सके। तो क्या कह रहे हैं कि ग्लूटामीन कॉन्जुगेशन के अंदर ये जो फिनाइल एसिटिक एसिड है जब ग्लूटामिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करता है तो क्या बनाता है? फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन का फॉर्मेशन करता है। तो देखो सिंपली यहाँ पर क्या हुआ, ये फिनाइल एसिटाइल एसिड है ना, COOH। अब यहाँ पर ये OH और ये ग्लूटामिक एसिड का NH2, ये आपस में जुड़ जाएंगे आपस में, है ना, और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके ये फिनाइल एसिटाइल एसिड इस ग्लूटामीन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये अटैचमेंट हो गया, ये अमाइड बन गया और ये बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज, तो ये बन गया ग्लूटामीन कॉन्जुगेट। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है ग्लूटाथाइओन। ग्लूटाथाइओन की बात करें तो यहाँ पर अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज एल्काइल और अराइल हैलाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, एल्केन्स गेट कॉन्जुगेटेड विद द सिस्टीन ऑफ ग्लूटाथाइओन। कि ग्लूटाथाइओन के अंदर जो सिस्टीन ग्रुप है उसके साथ कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, नाइट्रो कंपाउंड्स, एल्केन्स, ये सब रिएक्शन करके जुड़ जाते हैं और क्या कर लेते हैं? कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं BSP फार्मेसी के साथ और डाउनलोड कर सकते हैं BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको पता है क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड है ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, जो कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है और जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ड्रग्स हैं, उसके साथ कॉन्जुगेट कर लेती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम A इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड विच टेक पार्ट इन द कॉन्जुगेशन रिएक्शन। द ड्रग्स which containing primary aromatic group that is amine group such as sulfonamide, hydrazide or hydrazine undergoes metabolism by the acetylation। कि ड्रग्स जो होती हैं जैसे कि सल्फोनामाइड्स, हाइड्राजीन्स, हाइड्रेलाजीन्स, ये क्या करती हैं? इनके अंदर प्राइमरी एरोमेटिक ग्रुप जो ये प्रेजेंट होता है ये इस एसिटाइल ग्रुप के साथ यानी कि CH3COOH के साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन करता है और कॉन्जुगेशन करके बाइंड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके की कॉन्जुगेशन रिएक्शंस को एसिटिक एसिड कॉन्जुगेशन रिएक्शंस बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल आपकी ड्रग है आइसोनियाजाइड जो कि एसिटिक एसिड के साथ जुड़ करके एन एसिटाइलेशन के थ्रू क्या बना लेगी? एन एसिटाइल आइसोनियाजाइड का फॉर्मेशन कर लेगी। क्लियर है?
तो ये हुई बात किसके बारे में, ड्रग मेटाबॉलिज्म की फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो इस ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर फर्स्ट फैक्टर आता है एज डिफरेंस। एज डिफरेंस का मतलब ये है कि अलग अलग एज के लोगों के अंदर अलग अलग तरीके का मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चे हैं तो उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम नहीं होने की वजह से उनके अंदर मेटाबॉलिज्म अलग तरीके का होगा। ऐसे ही ओल्ड एज पर्सन्स के बॉडी में भी जो एंजाइम्स हैं वो जो है इतना इफेक्टिवली काम नहीं करते, तो उनके बॉडी में भी आपको एज के साथ एंजाइम का एक्शन अलग देखने को मिलेगा, तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सिंपली क्या कह रहे हैं कि एज रिलेटेड डिफरेंसेस इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज acquired apparent in the newborn. In the newborn babies, deficiency of oxidative and conjugative enzymes are responsible for reductive metabolic activities such as oxidative cytochrome P450 metabolism of tolbutamide appears to be low in newborn. क्या बोल रहे हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में एज काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, क्योंकि जैसे अगर हम न्यू बॉर्न बेबीज की बात करें तो उनके अंदर ड्रग मेटाबॉलिज्म बहुत ही अलग होता है। ये जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है। ऐसे ही जो कॉन्जुगेटिव एंजाइम्स हैं वो उनकी डेफिशिएंसी होती है। अब उनकी डेफिशिएंसी की वजह से इनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और रिड्यूस हो जाने की वजह से हमको ड्रग का जो एक्शन है मेटाबॉलिज्म में वो अलग देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है जो कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, कौन सी ड्रग का, टोलब्यूटामाइड का, वो न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर लो देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पर जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं होगा। इसी तरीके से सेकेंड होता है स्पीशीज एंड स्ट्रेन डिफरेंस, कि अगर दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दो अलग अलग स्ट्रेन के लोग हैं, तो अल्टीमेटली उनके अंदर भी जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा वो अलग होगा। कैसे कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग्स एंड जीनोबायोटिक्स आर ऑफ्टन स्पीशीज डिपेंडेंट। For an example, metabolism of amphetamine occurs by two different pathways such as oxidative deamination or aromatic hydroxylation. In humans, guinea and rabbit, deamination appears to be a predominant pathway. However, in the rates, aromatic hydroxylation appears to be more important. देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर आपकी ड्रग्स होती हैं, जीनोबायोटिक्स होते हैं। जीनोबायोटिक्स मतलब जो एक्सोजीनियस सब्सटेंस है बॉडी के बाहर से इंड्यूस कर रहे हो बॉडी के अंदर, वो स्पीशीज डिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्पीशीज जैसी होगी उस तरीके का ड्रग का मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल एक ड्रग है हमारे पास एम्फेटामीन, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो अलग अलग पाथवे के थ्रू होता है, ठीक है। एक तो होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन पाथवे और एक होता है आपके एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन का पाथवे, ठीक है। तो जो ह्यूमंस हैं, ग्वानी पिग है और रैबिट है, वहां पर तो डीएमिनेशन के पाथवे के थ्रू आपका एम्फेटामिन का मेटाबॉलिज्म होगा, जबकि जो रेट्स हैं, चूहे हैं, उसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू इसका डिग्रेडेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो सिंपल इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि ये ड्रग है आपके फिनाइल एसीटोन या एम्फेटामिन की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर, रैबिट्स के अंदर, ग्वानिपिग के अंदर तो क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन होगा और डीएमिनेशन होगा, यानी अमीन ग्रुप आकर के जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन तो हटा यहाँ से, ये ऑक्सीजन हटा और उसकी जगह पे अमीन ग्रुप आकर के जुड़ गया, तो इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एम्फेटामिन ड्रग जो है ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन होगा, डीएमिनेशन यानी अमीन ग्रुप हट जाएगा, तो ये अमीन ग्रुप हट जाएगा तो एम्फेटामिन से क्या बन जाएगा आपके फिनाइल एसीटोन बन जाएगा। क्लियर है कि ये ड्रग है हमारे पास एम्फेटामिन। ग्वानिपिग और ह्यूमंस के अंदर तो क्या होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे अमीन ग्रुप रिमूव हो जाएगा और कीटोन ग्रुप आके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से एम्फेटामिन फिनाइल एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अगर हम रेट्स की बात करें, चूहों की बात करें, तो वहां पर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है, जिसके रिजल्टेंट ये जो एम्फेटामिन है, ठीक है, इसमें क्या होता है हाइड्रोक्सिलेशन यानी कि
क्या होगा, सिंपली हाइड्रोक्सिलेशन में OH ग्रुप आकर के जुड़ेगा, यानी कि इसी के अंदर पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, तो एम्फेटामीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है कि स्पीशीज और स्ट्रेन स्पेसिफिक डिफरेंस होता है कि ह्यूमन में तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जबकि रेट्स में क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर आता है वो है हेरिडिटरी और जेनेटिक डिफरेंसेस। जेनेटिक डिफरेंसेस का मतलब ये है कि अलग अलग जीन्स के लोगों में ड्रग का अलग अलग तरीके का मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। कैसे कि ड्यू टू जेनेटिक्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेवरल ड्रग अफेक्ट, कि जेनेटिक्स की वजह से भी कई सारे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करता है। कैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाइलटोइन, फिनाइलब्यूटाजोन एंड nortriptyline etc. The rate of oxidation of these drug varies widely among a different individuals. कि क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपकी ड्रग है फिनाइलटोइन, फिनाइलब्यूटाजोन, नोरट्रिप्टाइलिन, इनका जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो जेनेटिक फैक्टर्स पर बेस्ड है ना। इनकी जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है कि किस रेट से इन ड्रग्स का ऑक्सीडेशन होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की जेनेटिक्स कैसी है, उसके बेसिस पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रेट जो है वो डिसाइड होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस का मतलब है मेल और फीमेल के अंदर जो है अलग अलग रेट से आपको ड्रग का मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। सो द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स ऑल्सो वेरीज ड्यू टू द जेंडर डिफरेंसेस इन द एनिमल्स। फॉर एन एग्जाम्पल, एडल्ट मेल rate metabolize several drugs at a much faster rate in the male rate than the female rate. And second example is demethylation of aminopyrine, oxidation of hexobarbitol and glucuronidation of O-aminophenol. क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेल फीमेल है ना, जेंडर के बेसिस पर एनिमल्स के अंदर मेनली आपको ड्रग के मेटाबॉलिज्म में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो एडल्ट मेल रेट होता है, मेल चूहा जो होता है, उसके अंदर ड्रग का मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्टर रेट से होता है कंपैरेटिव टू फीमेल रेट के। इसी तरीके से जो अमीनोपायरीन ड्रग है उसका एन मिथाइलेशन की रिएक्शन हो गई, हेक्सोबार्बिटल ड्रग है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ओ अमीनोफिनोल ड्रग है उसका ग्लूकोरोनिडेशन हो गया। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो किस पर बेस्ड है, जेंडर पे बेस्ड है, और जेंडर के बेसिस पर मेटाबॉलिक रेट में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये बात हुई किसके बारे में, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।